गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का सेशन 9th है और अब तक हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। आज थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे और वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। तो पहले देखें कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि टेम्परेचर जिस पर कि कोई भी लिक्विड उबलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर कि लिक्विड का वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर कि द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो आपको मालूम है कोई भी द्रव है उसको जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड फेज से मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाते हैं। यानी कि ज़्यादा एनर्जी लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल को मिलती है और वो जो लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल हैं वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने का मतलब क्या है कि यदि कंटेनर बंद है तो जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे हैं उतने ही वेपर फेज के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में आ रहे हैं। तो ये साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को ही हम वाष्प दाब कहते हैं। जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करना चाहते हैं तो हम उसको हीट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते हैं जिससे कि वाष्प दाब बढ़ता है और एक स्टेज पे वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और तब भी वो लिक्विड बॉयल होने लगता है। पानी के लिए यदि हम देखते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको मालूम है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका वाष्प दाब, जो पानी का वाष्प दाब है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है। तो देखिए, अगर हम ये देखिए आपके सामने कि ये ग्राफ है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। तो जब भी हम टेम्परेचर किसी का लिक्विड का बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब में वृद्धि होती है। देखिए ये वाला सॉल्वेंट के लिए कर्व है। ठीक है। तो हमने सॉल्वेंट को हीट करा तो उसके वाष्प दाब में भी इंक्रीज़ हुआ और देखिए हमें ये कर्व मिलता है। पॉइंट ए पॉइंट पे आने पर पानी या जो ये सॉल्वेंट है ये बॉयल होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका जो दाब है P वो किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, TB के बराबर है। तो TB ताप पर क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट का वाष्प दाब P हो रहा है और P किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब जैसे ही हम सॉल्वेंट में सल्यूट डालते हैं तो A पॉइंट तो है आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे हमने सल्यूट डाल दिया तो वो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए कम हो जाता है। किस पॉइंट पर आ गए हम, B पॉइंट पर आ गए। और B पॉइंट पे वाष्प दाब कितना है, P1 है। P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, इसलिए इस वाष्प दाब पे सॉल्वेंट उबलने लगा था। लेकिन अब हमने सॉल्वेंट में सल्यूट डाल दिया तो वाष्प दाब में कमी आ गई और अब वाष्प दाब कितना हो गया, P1 हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को भी यदि हमें बॉयल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को और फर्दर और हम हीट करें। तो देखिए हीट करेंगे तो कौन सा हमें कर्व मिलेगा, BC कर्व। ये जो BC कर्व है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। T1 टेम्परेचर, जब हम हीट करते करते टेम्परेचर हमारा कितना हो जाता है, T1। तो T1 ताप पर देखिए यहाँ पॉइंट C है और पॉइंट C पर दाब वापस कितना हो गया, P। यानी कि सोल्यूशन अब किस पर उबल रहा है, किस टेम्परेचर पर उबल रहा है, T1 ताप पर। क्यों? क्योंकि T1 ताप पर सोल्यूशन का वाष्प दाब P हो जा रहा है और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सॉल्वेंट में जब हम सल्यूट डालते हैं या नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम हो जाता है। अतः विलयन अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं होगा। यदि हम यहाँ सॉल्वेंट की जगह पानी लें तो
इसका मतलब जब जो सोल्यूशन है वो अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, और विलयन को उबालने के लिए हमें उसके वाष्प दाब में इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और इसके लिए हमें सोल्यूशन को और अधिक हीट करना पड़ेगा और अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक शुद्ध विलयन के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। तो यहाँ पर हमने क्या मान रखा है कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट TB है, और विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T1 है। तो अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में कितनी वृद्धि हुई जब हम सॉल्यूट डाल दे रहे हैं सॉल्वेंट में, तो फिर जो अब नया बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है तो उन दोनों में क्या वृद्धि हुई, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखिए आपके सामने वही जो पीछे आपने डायग्राम देखा था, जो कर्व देखा था वही है, वाष्प दाब और टेम्परेचर कर्व। तो सॉल्वेंट का है और सॉल्यूशन का है, दो कर्व हैं, एक ऊपर वाला सॉल्वेंट के लिए और नीचे वाला सॉल्यूशन के लिए है। और इस कर्व पर हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का इंटीग्रेटेड फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन से कर्व पर? इस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो कर्व है, जो प्रेशर टेम्परेचर कर्व है, उसके ऊपर हम ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण क्या है। वो है log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV/R 1/T1 माइनस 1/T2। P2 हायर प्रेशर है, P1 लोअर प्रेशर है। उस तरह से T2 जो है वो हायर टेम्परेचर है और T1 लोअर टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हायर प्रेशर कितना है? P, और लोअर प्रेशर कितना है? P1। उस तरह से यहाँ पर हायर जो टेम्परेचर है वो T1 है और लोअर TB है। तो अब इस इक्वेशन को, जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, उसको हम इस कर्व के ऊपर यदि लागू करें तो क्या होगा? log P2/P1 की जगह क्या लिख सकते हैं? log हायर प्रेशर यानी कि P और लोअर प्रेशर P1, तो log P/P1, और इधर डेल्टा HV/R 1/T1। T1 क्या है? लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर यहाँ पर कितना है? कम ताप TB, तो 1/TB माइनस T2 यानी कि हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर कितना है? T1, तो 1/TB माइनस 1/T1। ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया डेल्टा HV विद इन ब्रैकेट T1 माइनस TB अपॉन R T1 इंटू TB। ये इक्वेशन मिल गई हमें। नाउ अब ये करें log P/P1 एज इट इज़ यहाँ लिखा, या डेल्टा HV, और ये ब्रैकेट में हमने क्या करा है? T1 माइनस TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको हमने किससे शो करा? डेल्टा TB से। तो यहाँ डेल्टा TB और नीचे R T1 इंटू TB। डेल्टा HV क्या है? विलयन के लिए मोलर वाष्पन ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ HV है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। नाउ जो TB है वो क्या चीज़ है? TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? log P/P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV इंटू डेल्टा TB अपॉन R T1 इंटू TB। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कुछ अप्रॉक्सीमेशन, कुछ मान्यताओं के आधार पर हल करते हैं। तो देखिए क्या अप्रॉक्सीमेशन या क्या मान्यताएं हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, ये है पहला पॉइंट। क्या है कि T1 और TB के बीच में अंतर बहुत कम है, क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ ये बहुत कम है। तो इसका मतलब T1 और TB जो टेम्परेचर है वो आसपास ही है, तो दोनों को हम एक जैसा मान सकते हैं। T1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू TB, तो इसलिए हम T1 इंटू TB को क्या लिख सकते हैं? TB स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और दूसरा वाला देखिए, ये जो आपके इक्वेशन नंबर 1 में जो लेफ़्ट साइड क्या लिखा हुआ है? log P/P1। तो इसमें यदि P/P1 को हम चेंज कर दें तो आगे माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस log P1/P कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद माइनस log
विद इन ब्रैकेट 1 माइनस पी वन अपॉन पी लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका वापस आ जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यही आ जाएगा वापस। तो विद इन ब्रैकेट के लिए में क्या हो गया, 1 माइनस पी वन अपॉन पी। इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। तो एक चीज़ है, log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी है log 1 माइनस एक्स, तो माइनस तो एज इट इज़ लिख दिया, और 1 माइनस एक्स की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख दें, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस पी वन अपॉन पी ये हो जाएगा। या इस ब्रैकेट को खोलें तो माइनस माइनस प्लस, तो log p अपॉन पी वन इज इक्वल टू क्या आ गया, p माइनस पी वन अपॉन पी। ये इक्वेशन नंबर 3। तो दो मान्यता और दो आपने देख लिया, एक T1 इंटू टी बी इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर, और दूसरा log p अपॉन पी वन इज इक्वल टू p माइनस पी वन अपॉन पी। नो तीसरी जो मान्यता है, तीसरा जो हमने माना वो क्या है कि राउल के नियम के अनुसार p माइनस पी वन अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये आपको मालूम है, और बहुत ज़्यादा सोल्यूशन डाइल्यूट हो तो हम इसको कर सकते हैं स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ना अभी हम इक्वेशन, ये जो तीनों मान्यताएं हैं यानी कि दो, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को हम कहाँ यूज़ करें, इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करें। तो इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड में ये लिखा था log p अपॉन पी वन को एज इट इज़ लिख दें, और log p अपॉन पी वन किसके बराबर है, p माइनस पी वन अपॉन पी के, और ये किसके बराबर है, स्मॉल n अपॉन कैपिटल n। और ये जो log p अपॉन पी वन है इक्वेशन नंबर 1 में ये लिखा था डेल्टा एच बी इंटू डेल्टा टी बी अपॉन आर, T1 इंटू टी बी था, तो T1 इंटू टी बी को हमने क्या लिख दिया, टी बी स्क्वायर, जो आपने यहाँ पर माना था। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके आगे अब सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे देखिए आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया डेल्टा टी बी का मान। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। नाउ एन ये है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और कैपिटल एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो उसकी वैल्यू हमने नेक्स्ट इक्वेशन में रख दी, और फिर यहाँ पर इसको फाइनली सॉल्व कर लिया। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर इंटू स्मॉल डब्लू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डेल्टा एच बी स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, इक्वेशन नंबर 5। ना चूँकि एल वी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आपने पहले भी देखा था, एच बी को आपने क्या कहा था, डेल्टा एच बी को आपने कहा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा था विलायक के लिए। तो यहाँ पर डेल्टा एच बी अपॉन एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो कि डेल्टा एच बी था, और डिवाइडेड बाय एम है तो ऑफ सॉल्वेंट है ही पर ग्राम हो गया। तो एल वी इज इक्वल टू डेल्टा एच बी अपॉन एम, और ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट पर ग्राम, यानी कि विलायक के लिए प्रति ग्राम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 6 में रख दें। गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का सेशन 9th है, और अब तक हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। आज थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, और वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। तो पहले देखें कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि टेम्परेचर जिस पर कि कोई भी लिक्विड उबलता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर कि लिक्विड का वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। यानी कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर कि द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो आपको मालूम है कोई भी द्रव है उसको जब हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड फेज से मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाते हैं, यानी कि ज़्यादा एनर्जी लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल को मिलती है, और वो जो लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल हैं वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब इक्विलिब्रियम
आ जाता है, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने का मतलब क्या है कि यदि कंटेनर बंद है तो जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज़ में जा रहे हैं उतने ही वेपर फेज़ के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज़ में आ रहे हैं। तो ये साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को ही हम वाष्प दाब कहते हैं। जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करना चाहते हैं तो हम उसको हीट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि वाष्प दाब बढ़ता है और एक स्टेज पे वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और तब भी वो लिक्विड बॉयल होने लगता है। पानी के लिए यदि हम देखते हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वाष्प दाब, जो पानी का वाष्प दाब है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक वायुमंडलीय दाब